दोस्तों हो नमस्ते। मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। विश्व प्रवक्ता संजय राउत आजकल इतना बड़बड़ा रहे हैं कि उनकी जुबान से क्या निकलेगा यह पता ही नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है कि उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना और अपने ऊपर उपचार करना जरूरी हो गया है। विश्व प्रवक्ता और उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग, मैं सारी की सारी शिवसेना नहीं बोल रहा हूं, उनके समर्थक पार्टी के लोग जो भी कुछ बातें कर रहे हैं ना, वो जरा ध्यान से देखना जरूरी है। ये बिलबिलाहट है, ये इस तरह की बातें हैं कि अब बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, चलो इसके ऊपर ही बात की जाए। क्या वो भाजपा को अच्छा बोलना चाहते हैं? क्या भाजपा को बुरा बोलना चाहते हैं? शिवसेना की तरफ से मातोश्री नाम का एक पेज फेसबुक पे चलाया जाता है। उस फेसबुक पोस्ट को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मातोश्री की तरफ से, मतलब फेसबुक पेज की तरफ से एक पोस्ट की गई है और उसमें यह बताया गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे शिवसेना ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। अभी पोस्ट देख लीजिए आप, मैं उसके पोस्ट का पूरा विवरण आपको पढ़ के सुनाता हूं, चलो देख लीजिए। उसमें लिखा है कि शिवसेना किस तरह से धक्का देती है। देखिए, उत्तर प्रदेश का डुमरियागंज मतदार संघ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 84,095 वोट मिले हैं, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 84,586 वोट मिले हैं। उसी सीट पर शिवसेना का कैंडिडेट भी खड़ा था, उसको 3,698 वोट मिले हैं और इसके कारण 491 मत से बीजेपी हार गई है। अब शिवसेना यह कह रही है कि यह हमारी वजह से हार गई है। जरा कुछ बातें और समझ लेना जरूरी है। क्या बातें हैं वो समझ लेने जैसी। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मुस्लिम है, एक खातून है सईदा खातून, वो चुन के आई है। और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हिंदू है, वो सिर्फ 491 वोटों से हार गया है। अब इस हार के लिए जिम्मेदार या इस हार का जिम्मा शिवसेना अपने सर ले रही है और बोल रही है कि बस हमने ही परास्त कर दिया है। चलो ठीक है भाई, आप ये तो बात कर लेते हो कि बीजेपी के हार के कारण आप बन गए हो, आप कारणहार बन गए हो। लोग अक्सर तारणहार होने का बड़ा फक्र करते हैं, लेकिन शिवसेना और विश्व प्रवक्ता कारणहार होने पर फक्र कर रही है। और वो भी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जो हिंदुत्व का बड़ा पुरस्कार करती है, वो कह रही है कि एक हिंदू कैंडिडेट के पराभूत होने की जिम्मेदारी हमारी है। चलो ठीक है, अपने मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, शिवसेना कर ले। लेकिन उसके बाद विश्व प्रवक्ता संजय राउत जो भी कुछ बातें कर रहे हैं ना, वो सुनने लायक है। आपको वो ट्वीट भी दिखाता हूं, आपको वो पोस्ट भी दिखाता हूं जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के हार का कारण बनी है बहुजन समाज पार्टी और यमायम। अब यमायम और मायावती को पद्म विभूषण और भारत रत्न बहाल करने की बात विश्व प्रवक्ता संजय राउत कर रहे हैं। बड़ी ही बेहूदगी और बेशर्मी से भरी बात है ये। मतलब अगर मायावती या एमआईएम के ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसको भाजपा का समर्थन माना जाता है, और अगर संजय राउत अपने शिवसेना को लेके चंद वोट इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो उसे क्या माना जाना चाहिए? मतलब भाजपा का विरोध, कांग्रेस का समर्थन या समाजवादी पार्टी का समर्थन? क्या समझोगे आप? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब एनसीपी शरद पवार की वहां पे समाजवादी पार्टी के साथ गई तो उसको क्या समझोगे आप? राजनीति में हर कोई पार्टी किसी का विरोध करने के लिए या किसी का समर्थन करने के लिए नहीं जाती है, तो राजनीति में हर कोई पार्टी अपना वजूद दिखाने के लिए जाती है। और रही बात मायावती और ओवैसी के कारण भाजपा को लाभ हुआ है इसकी, तो आपको बता दूं, इसके पूर्व इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 300 से आगे ज्यादा सीट पर चुनाव जीत चुकी थी। अब भारतीय जनता पार्टी अलायंस के साथ अपनी 25 से ज्यादा सीटें गंवा चुकी है। मतलब अलायंस में 275 के आसपास है, अकेली भाजपा 253 तक है।
तो इसका मतलब यह है कि भाजपा का नुकसान हुआ ही है। अब फायदा किसका हुआ है? जो समाजवादी पार्टी जिसको सत्ता बनाने तक पहुंचा नहीं जा सका, शिवसेना का भी प्रयत्न था कि भाजपा को परास्त कर समाजवादी को सत्ता के पास लिया जाए। वो कह भी रहे थे ना अपने भाषण में कि कोई एक शिवसेना का आमदार भी बने, विधायक भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, महिला मंत्री बनेगा। ये राउत कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे थे, मैं अनर्गल ही कहूंगा उसको, ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। लेकिन फायदा हुआ है तो समाजवादी पार्टी का हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की जितने सीटें कम हो चुकी है ना, उतने से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ चुकी है। मतलब यह साफ है कि समाजवादी पार्टी की जो भी कोई वोट बैंक या बहुजन समाज पार्टी की जो भी कोई वोट बैंक थी, वो गई है समाजवादी पार्टी की तरफ। अगर बसपा की मायावती प्रभावहीन हुई है तो वो प्रभाव गया है सीधा अखिलेश के पास। तो मायावती की बीजेपी को समर्थन देने की या समर्थन करने की बात आती कहां से है? कहां से उठा लाए ये बात? और संजय राउत जी को यह पता होना चाहिए कि जितना उन्होंने प्रयत्न उत्तर प्रदेश में किया ना, उतना प्रयत्न उन्होंने गोवा में भी किया था कि बीजेपी सत्ता में न आए। क्या हुआ संजय राउत जी? क्या हुआ गोवा में आपकी पार्टी के साथ? ये भी पता है ना आपको? वो भी जरा बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी के साथ क्या हुआ, जरा ये भी बता दीजिए। गोवा में आपके पार्टी के साथ क्या हुआ, ये भी बता दीजिए, तब समझ में आएगा। मैं आपको कुछ तथ्य ही दिखा देता हूं, चलिए देख लीजिए क्या स्थिति है। मैं आपको पढ़ के ही ये सारा सुना देता हूं और स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। चलो, दिख रहा है आपको कि गोवा में शिवसेना की हालत क्या है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिली है और 2 निर्दलीय जो भाजपा के बंडखोर थे, भाजपा के से दूर होकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने समर्थन दे दिया है। तो भाजपा आज महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को छोड़कर भी स्पष्ट बहुमत में आ गई है। लेकिन जिस भाजपा को आप परास्त करने निकले थे ना, जरा आपकी स्थिति क्या है ये भी देख लीजिए। टोटल वोट में से 0.25 मतलब शून्य से थोड़ा सा ज्यादा, शून्य से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से भी कम, इतने वोट आपके पार्टी को गोवा में मिले। गिना देता हूं भाई, उंगली पे गिना जा सकता है इतने वोट अपने पार्टी को मिले हैं। 40 सीटें है, उसमें से 11 की तो बात मैं आपको बता देता हूं। अल्दोना में गोविंद गोरवेकर थे जिनको 342 वोट मिले हैं। कोटलिम में भक्ति खड़पकर थी, उनको 55 वोट मिले हैं। मेद्रेम में बबली नाइक थी, उनको 116 वोट मिले हैं। माफसा में जितेश कामत थे, उनको 123 वोट मिले हैं। पेरनाम में सुभाष केरकर थे, उनको 222 वोट मिले हैं। पोरियम में गुरदास गावरकर थे, उनको 265 वोट मिले हैं। पेपम में अलेक्सी फर्नांडिस थी, उनको 66 वोट मिले। क्या आंकड़ा है। स्क्वेलियम में सागर धरलकर थे, उनको 97 वोट मिले हैं। सिवोलियम में करिश्मा फर्नांडिस थी, उनको 167 वोट मिले हैं। वालपोई में देवीदास गांवकर थे, उनको 183 वोट मिले हैं। और वास्को में मारुति शिरगांवकर थे, उनको 71 वोट मिले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के वोट कटवा पार्टी के रूप में आप वहां गए थे, आपको यह यकीन था कि शिवसेना का भगवा देख के हिंदुत्ववादी लोग शिवसेना के पक्ष में वोट देंगे और भाजपा को हानि होगी, फायदा कांग्रेस का होगा या अन्य किसी पार्टी का होगा। लेकिन हालात देखिए, 11 में 10,000 भी वोट पूरे गोवा में आप जुटा नहीं पाए हो। 10,000 दूर की बात है मेरे भाई, 11 सीट की अगर 1,000 भी वोट अगर आप जमा नहीं कर पा रहे हो तो कितनी बुरी हालत थी आपकी। और आप वोट पा नहीं सके, इसीलिए बीजेपी बहुमत पा गई। तो मुझे लगता है गोवा के लिए संजय राउत और आदित्य ठाकरे को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि मैं स्पष्ट तौर पर बात करना चाहता हूं, संजय राउत को अगर पद्म विभूषण दिया गया ना तो उस पुरस्कार का अपमान होगा वो, क्योंकि पत्रकार के हैसियत से भी निष्पक्षता संजय राउत के पास नहीं है। एक राजनेता के हैसियत से इतनी बुरी बातें वो कहते हैं कि वो भी उस पुरस्कार की हैसियत नहीं रखते हैं। और एक व्यक्ति की हैसियत से, व्यक्तिगत तौर पर
संजय राउत के बहुत बड़े प्रशंसक दुनिया में है ही नहीं है। तो संजय राउत जी, क्या किसी और पुरस्कार का व्यवस्था आपके और पुरस्कार की व्यवस्था आपके लिए की जानी चाहिए? कोई और पुरस्कार ऐसा नया निकाल कर आपको दे देना चाहिए कि आपसे आपको मिले और आपको सम्मानित किया जाए। वैसे तो संजय राउत का बड़बोलापन ही, जितनी बार वो बात करते जाएंगे ना, उतनी बार भाजपा बढ़ती जाएगी। ये वास्तव संजय राउत को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और भाजपा के बढ़ने का कारण संजय राउत को मानकर भाजपा बढ़ाने का एक अलग सा पुरस्कार संजय राउत को दिया जाना चाहिए। अपने बड़बोलेपन में, अपने ही मस्ती में जो कुछ भी बोले जा रहे हैं ना, उन्होंने यहां तक कह डाला कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य पर, अरे भाई संजय राउत, देश के सारे राज्य सीमावर्ती है मेरे भाई, कुछ राज्यों को छोड़कर। मध्य प्रदेश सीमावर्ती नहीं है, छत्तीसगढ़ सीमावर्ती नहीं है, लेकिन देश के सारे राज्य सीमावर्ती ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद तो समुद्र होता है और समुद्र के बाद फिर किसी देश का समुद्र शुरू हो जाता है। गुजरात सीमावर्ती राज्य है, वहां भाजपा की सरकार है। राजस्थान सीमावर्ती राज्य है, वहां कांग्रेस की सरकार है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सीमावर्ती है, वो यूनियन टेरिटरी है, उसके ऊपर केंद्र का राज है। लद्दाख सीमावर्ती राज्य है, उसके ऊपर केंद्र का राज है। हिमाचल, हरियाणा, ये भी सीमावर्ती राज है। और यहां तक कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये भी सीमावर्ती राज है। सिक्किम तक, पश्चिम बंगाल तक, सेवन सिस्टर्स, सारे के सारे राज्य सीमावर्ती है मेरे भाई, और उनमें अलग अलग पक्ष की सरकारें चल रही है। पंजाब की ही बात लेकर आप भाजपा को सर्टिफिकेट ही दे रहे हो कि पंजाब जैसे अशांत क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना जरूरी था। मतलब आप ये कह रहे हो कि उस क्षेत्र को शांत रखने के लिए भाजपा की सरकार होना जरूरी है। क्या संजय राउत इस तरह की बातें कहकर भाजपा का महत्व बढ़ा रहे हैं या भाजपा को टीज कर रहे हैं? समझ में नहीं आता है ना जल्दी। संजय राउत पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र का जिक्र करके, बार बार जिक्र करके क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो यही बात बार बार दोहरा रहा हूं कि इसके द्वारा वो संघीय रचना को, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को और देश की राज्य सरकारों को बंडखोर बनाना चाहते हैं। पूरे संघ सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ द्रोह कराने की बात वो फैला रहे हैं। यही देश का सबसे बड़ा खतरा है। संजय राउत की भाजपा के विरोध की पराकाष्ठा, भाजपा के विरोध में कही गई बातें अब भाजपा के विरोध में नहीं हो रही है, किंतु भाजपा की सरकार केंद्र में सत्ता पर है, इसलिए संजय राउत अभी केंद्र की सत्ता को भी ललकार रहे हैं। वो न केंद्रीय यंत्रणाओं का महत्व बनाना चाहते हैं, ना वो विश्वास करते हैं देश की न्याय व्यवस्था पर भी। इसीलिए जो कुछ भी हो, मतलब हार तो गए हैं, इतनी बुरी तरह से हार गए हैं कि उसको हार भी नहीं कहा जा सकता। धूल चटी है ऐसा नहीं कहूंगा, धूल के अंदर धस गए हैं, पूरा का पूरा धूल में फंस गई है शिवसेना और संजय राउत। फिर भी रस्सी जली पर बल नहीं जाता है, उसी राख को लेकर संजय राउत ये बातें फैला रहे हैं। लेकिन सावधान, ये देश को खतरा हो सकता है, ये शिवसेना को भी खतरा हो सकता है और बीजेपी इसके साथ बढ़ सकती है। इसलिए संजय राउत की अब जुबान शिवसेना को ही बंद करनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर राज्य और केंद्र में सामना होने की बहुत बड़ी संभावना है।